नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने स्कूल संचालक व फर्नीचर की दुकान चलाने वाले व्यापारी को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। इसी क्रम में आगे जानेंगे कहां थाईलैंड में हुए अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सेमिनार में किसने मुख्य अतिथि के रूप में भारत का नाम किया रोशन, और कहां जेठ और छोटे भाई की पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर रहे पति को पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ा। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के थाना गबाना क्षेत्र में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने स्कूल संचालक व फर्नीचर की दुकान चलाने वाले व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आनन फानन में क्षेत्र के लोग व्यापारी को घायल अवस्था में वरुण ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं एसएसपी कलानिधि नैथानी ने घटना की जानकारी देते बताया कि गबाना क्षेत्र में एक स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्रथम दृष्टया जब परिवार के लोगों से बातचीत की गई तो मामला पुरानी रंजिश का प्रतीत हो रहा है। पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही हत्या के खुलासे के लिए 2 टीमों का गठन कर दिया गया है। जल्द ही हत्या का खुलासा कर आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। नगर पर तुरंत ओवरटेक करके इनको रोक करके हम तो दुकान पर इधर साइड बैठे हुए थे। जैसे ही फायर की आवाज़ हुई है, एक बाइक फायर कर आवाज़ होते ही तेज़ी से चली गई। हम जा कर के इनको देखा, तो जैसे ही हमने इनको उठाया तो जिनका हेलमेट जैसे ही उतरा तो मैं इनसे परिचित था। मनोज भैया लालपुर से थे। तुरंत हमने बाइक मंगाई, ये हमारे साथी हैं, वो स्कॉर्पियो गाड़ी में लेकर के आए वरुण ट्रॉमा सेंटर, यहाँ आकर के अरे किस चीज़ का व्यापार था इनका? ये प्रताप एंटरप्राइजेज इनके फंक्शन के नाम से थी। ये पिताजी तो इनके खत्म हो गए, उसके प्रधानाचार्य थे। तो फर्नीचर वगैरह बिजनेस? हाँ, फर्नीचर का बिजनेस था। क्या बजे घटना हुई तकरीबन? ये करीब हुई 8 बजे के बाद। कितने लोग होंगे, पता था गाड़ी पे कुछ? ये अकेले थे, वो 2 थे, एक बाइक। किस बाइक पे थे, कोई पता है कुछ? ये नहीं इनसे बाइक कहाँ पे चलेगी, थी बाइक। अच्छा, वो लोग फरार हो गए थे। तो उसकी सूचना से पुलिस पहुंची मौके पर? पुलिस तो यहीं आई है। अच्छा, हम लेकर के इनको कौन से गांव की जगह घटना है? बीरानगर स्टेट बैंक के सामने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश प्रताप सिंह। आपके कौन है? रिलेशन में लगते हैं, हमारे मौसी की बेटी है, उनके नंदेऊ हैं। क्या हुआ था कि किससे घटना हुई है यहाँ पर? कुछ नहीं, हम बीराना गाँव पे और उसमें बैठे थे, दुकान पर बैठे थे हम, तो वहाँ से गाड़ी आ रही थी 2, या पाछे पे थे, आगे गोली मारी और गाड़ी भाग गई। कितने बजे घटना हुई थी तकरीबन? कहाँ पर गोली? कौन से गाँव का? SBI बैंक के पास। क्या लोग थे उसमें तकरीबन? 2 लोग थे। 2 लोग थे वहाँ पर। किस चीज़ का काम था इनका? ये जानकारी नहीं है। क्या करते थे ये कुछ पता है क्या? तो गोली मार फरार हो गए वो? हाँ जी, भाग गए। आप कहाँ लेके आए थे? मैंने ट्रामा सेंटर ले गए। आप ही लेके आए थे ना? हाँ जी, हम आए थे, 5 जने थे। अच्छा, हमें पता चला तो हम ले गए। क्या नाम है आपका? मोहित कुमार सिंह। आप उसी गांव के हैं? हाँ जी। ये एक थाना गबाना में एक गांव पड़ता है बीरानगर। वहाँ पर एक व्यक्ति हैं मनोज कुमार पुत्र प्रताप सिंह। ये वहाँ से लौट रहे थे। इनका एक कॉलेज भी है और इनका बताया गया कि 2 व्यक्तियों ने इन्हें गोली मार के घायल किया है। अस्पताल में इनको मृत घोषित किया गया है। इसमें परिजनों से वार्ता हुई है। रंजिश की बात प्रकाश में आई है और उस पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही अन्य पहलू भी यदि कोई हो तो उसको देखा जा रहा है। घटनास्थल का मुआयना कर लिया गया है। अनावरण के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत में बहुत से नायाब मोती पाए जाते हैं, जो कि भारत के नाम का डंका विदेशों में बजाते हैं। पिछले दिनों थाईलैंड में हुए अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सेमिनार में भारत में शिक्षा ग्रहण कर रहे ज्योतिष आचार्य ने अपने ज्योतिष का प्रकाश थाईलैंड की जमीन पर प्रकाशित किया। इस सेमिनार में अन्य देशों के भी ज्योतिषियों ने भी हिस्सा लिया। अलीगढ़ के सर धर्म समाज महाविद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्यरत अनुरूप राघव जो ज्योतिषाचार्य हैं, थाईलैंड में हुए ज्योतिष सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में जाकर भारत का नाम रोशन किया। सेमिनार में मंथन के दौरान अनूप राघव ने कई अवार्ड भी हासिल किए। सेमिनार में विभिन्न देशों से अतिथियों ने हिस्सा लिया। RGRAS वालों ने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। उसमें पूरे विश्व के कई कंट्रीज से लोगों को इनवाइट किया गया था
भारत से 3 लोगों को स्पेशल बुलाया गया था, जिसमें मेरा नाम भी था। मुझे वहाँ चीफ गेस्ट के लिए उन्होंने बुलाया था और मेरा एक वहाँ सेमिनार में लेक्चर भी था फलित ज्योतिष पर। और मेरी जो रिसर्च वर्क था वो बहुत अच्छा लगा उन लोगों को। तो काफ़ी दिनों से उस पर काम चल रहा था, तो वो सबसे नंबर 1 पे आया। तो उन्होंने मुझे PhD अवार्ड भी दिया और गोल्ड मेडल भी मुझे दिया। बेस्ट आइकन अवार्ड एस्ट्रोलॉजर्स दिया, बेस्ट आइकन अवार्ड वास्तुशास्त्री का दिया और भारत की तरफ से उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया। और जितना मेरा रिसर्च वर्क था उन लोगों ने काफ़ी उसकी सराहना की है। मेरा फलित ज्योतिष में रहता है, विशेषकर मेडिसिन से संबंधित है कि घर में अगर वास्तु दोष है तो व्यक्ति के शरीर पर कहाँ किस तरह की परेशानी आ सकती है, उसका निदान कैसे होगा। इवन देन अगर नॉर्थ ईस्ट में कहीं सेप्टिक टैंक या टॉयलेट बना हुआ है तो उस घर में घर के सबसे बड़े बुजुर्ग या जो भी होंगे सदस्य, उनको कैंसर होने का खतरा रहता है। इसी तरह से अगर वो नॉर्थ वेस्ट में चला जाता है तो शारीरिक कष्ट आता है, अगर वो साउथ वेस्ट में चला जाता है तो फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है, अगर वो ईस्ट और साउथ के कॉर्नर में चला जाता है तो वहाँ गैस और फैटी व्यक्ति बनता है। इसके साथ साथ उसको मानसिक तनाव भी क्रिएट होता है। इस तरह की समस्याएं मैंने वहाँ बताई। मेडिकली ज्योतिष पे काफ़ी अच्छा मेरा लेक्चर रहा। इसके अलावा जिन व्यक्तियों पे किसी भी पाप ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती है, जैसे शनि, राहु, केतु की, और वो द्वितीय, षष्ठी, षष्टम और द्वादश भाव में अगर बैठे हैं तो वो भी व्यक्ति के शरीर पे कहीं ना कहीं रोग को प्रभावित करते हैं, कोई ना कोई रोग देते हैं। अगर कोई शुभ ग्रह कहीं अच्छे घर में बैठ जाए, 4th हाउस में बैठ जाए, 5th हाउस में चला जाए, 10th में, 9th में, 11th में, तो जीवन भर वो अच्छी चीज़ें व्यक्ति को देता है। 4th हाउस में चला जाता है तो अच्छी भौतिक सुविधाएं देता है, अच्छा घर देता है, अच्छा वाहन देता है। 5th हाउस में चला जाता है तो वहाँ बहुत अच्छी शिक्षा देता है, बहुत अच्छी संतान, आज्ञाकारी संतान देता है। 7th हाउस में चला जाए तो अच्छा जीवन साथी मिलता है। 9th हाउस में चला जाता है तो जीवन को, भाग्योदय को स्ट्रॉन्ग करता है, भाग्योदय बनता है। 10th हाउस में अगर अच्छे ग्रह चले जाते हैं तो उसको राजकीय सम्मान मिलता है, जैसे आपके सामने मैं व्यक्तित्व दर्शा रहा हूँ। 10वें घर का गुरु, 10वें घर की व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं तो विदेश में भी आपको सम्मान मिलता है। 11th हाउस में अगर अच्छे ग्रह आ जाते हैं तो जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है, धन में वृद्धि होती है, वर्चस्व में वृद्धि होती है। और 12वें घर में अगर कोई पाप ग्रह के साथ साथ अच्छा ग्रह आ जाए तो विदेश यात्राएं करवाता है, सम्मान दिलवाता है, बाहर विदेश में जाके सम्मान अर्जन होता है। इस तरह से विभिन्न प्रकार की मेरी स्टडी रही है। विभिन्न विषयों में मैंने काफ़ी अध्ययन किया है। 84 से मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ। 90 से कि भागदौड़ की जिंदगी में इन सब चीज़ों को लोग कम मान्यता दे रहे हैं। आजकल कहते हैं वैज्ञानिक युग है, तो इस बारे में आप लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? वैज्ञानिकता तो देखेंगे कि अगर हम वैदिक काल की बात करें, 5000 वर्ष पुराना ज्योतिष है। जब ऋग्वेद शुरू हुआ था उसको अध्ययन करने के लिए 6 अंग थे, उसमें ज्योतिष एक अंग है। ज्योतिष का कार्य होता है भविष्य में आने वाली घटना की जानकारी देना और दुर्घटना से बचने के रास्ते बताना। अगर कोई व्यक्ति इसका सहारा लेके चलता है तो हम बहुत सारी परेशानियों से पहले से ही बचना शुरू कर देते हैं और अपना समय भी बचा लेते हैं। अगर इन परिस्थितियों से निकलना है या ख़राब परिस्थिति से निकलना है तो उस स्थिति में हमें निश्चित तौर पर ज्योतिष का अध्ययन करके ही आगे बढ़ना चाहिए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र गांव मोड़ में जेठ और छोटे भाई की पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर रहे पति को पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ा। जेठ व छोटे भाई की पत्नी से अवैध संबंधों का मामला सामने आया। विरोध करने पर पत्नी को फांसी लगाकर हत्या का प्रयास। गांव में पड़ोसियों के यहां सगाई कार्यक्रम चल रहा था। सभी परिवार के लोगों को सगाई में मग्न देख अवैध संबंधों के चलते जेठ और छोटे भाई की पत्नी दोनों मौके का फायदा उठाकर घर पर पहुंच गए और रंगरलियां मनाने लगे। इसी दौरान पत्नी घर पहुंच गई, जहां कमरे के अंदर दोनों को संदिग्ध नजारे को देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पत्नी को सामने देख पति व देवरानी सन्न रह गए और घर के अंदर दोनों के बीच चल रहे अवैध संबंधों की ये बात किसी को बताने से इनकार किया। तभी ननंद और नंदोई भी सगाई कार्यक्रम से घर पहुंच गए और उसके ऊपर दबाव बनाया कि घर की बात घर में ही दबी रहे, बाहर नहीं जानी चाहिए। इस बात का विरोध करने पर जमकर पिटाई की और उसी की साड़ी के पल्लू से छत पर लगे पंखे पर फांसी का फंदा लगाकर फांसी के फंदे पर लटका दिया और आत्महत्या किए जाने की साजिश रची। वारदात को अंजाम देकर परिवार के सभी लोग मौके से फरार हो गए, तो वहीं महिला को ग्रामीणों की मदद से उपचार के लिए CHC टप्पल में भर्ती कराया, जहां महिला जिंदगी और मौत के बीच पति और देवरानी के अवैध संबंधों के चलते अब मौत से जंग लड़ रही है।
मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के बयान दर्ज करते हुए आरोपी पति सहित ननंद और नंदोई पर शिकंजा कसते हुए कार्यवाही करनी शुरू कर दी है। नाम क्या है आपका? प्रिया गौतम, कहाँ की रहने वाली है? रसूलपुर, ससुराल मौरा। अच्छा अच्छा, क्या हुआ था पूरा? पड़ोस में एक सगाई थी, उसके वजह से सारे गेस्ट आए हुए थे। हमारा नाश्ता हो गया था, सगाई चढ़ रही थी तो इन्होंने ये और मेरी दौरानी घर पे आ गए, दोनों पीछे। बस घर पे यही दोनों थे, मुझे पता नहीं था। मैं लैट्रिन करने आई उनकी, और हमारी छत बिड़ी हुई है तो मैं छत पे से ही होके आ रही थी। जैसे मैं छत पे से नीचे उतरने वाली हुई, मैंने देखा वो कपड़े चेंज कर रही है कमरा में बाहर से खड़े होके, और ये उसे देख रहा। मैंने छत पे से कहा ये क्या हो रहा है? उसने तुरंत तो कुंडी लगा ली और ये कटरा को लेके चल दिया कि मैं दूध काटने आया हूँ। यही दोनों थे में हमारे सास के लड़के थे, वो आ गए कि मैं जा रहा हूँ। वो हमारे जेठ लगते हैं, उनके सामने, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैं नीचे उतर के आई तो फिर ये दूध काटने लगा। दूध काटने के बाद जब ये बाहर आए तो मैंने कहा अब की बार बहुत हो गया, अब की बार तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, अब कितनी बार देखूं। कौन था वो? मेरे हस्बैंड और मेरी दौरानी। अच्छा, इसके बाद क्या क्या उन्होंने वो बात बताई है? इन्होंने मेरी इस बात पे पिटाई लगाई कि तू किसी को बताएगी, पता करेगी इस बात को लेके। इतने में मेरे सारे परिवार आ गया, मेरी सास, ससुर, नंदो, दोनों नंदो। इन्होंने फिर मुझ पे प्रेशर डाला। भाभी न मेरी नंद कह रही, दोनों ये घर की बात तुम बाहर कहोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं कैसे रह लूंगी कि घर में रह के ऐसा काम होगा तो मैं। अब यहाँ पर कैसे आई, कैसे क्या किया था आपके साथ? इन्होंने मेरे साथ फिर मार पिटाई कराई। फिर इन्होंने मेरे साड़ी रखी थी, तभी उतारी थी मैंने वो साड़ी। उस साड़ी से इन्होंने मेरा फंदा लगाया, फिर पंखा पे लटका के साड़ी को और केक पे मार के ये दिखाया कि मैं सुसाइड कर रही थी ताकि यही फंस जाए और हम सेफ रहे कि ये हमें परेशान कर रही है और हम पे झूठे इल्जाम लगा रही है। पुलिस बयान लेकर गई? हाँ, लेके गई है। और ये मेरे बच्चे। कितने बजे की घटना थी? 7, 7:30 बजे की है। इन्होंने मेरा बच्चा भी नहीं दिया मुझे, मेरा बच्चा भी रख रखा है। यूँ कह रहे मार के काट के फेंक देंगे और बच्चे कह देंगे भाग गई किसी के साथ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत मोहनलाल गौतम राजकीय महिला चिकित्सालय परिसर में मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका एवं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों ने टीबी के 50 मरीजों को गोद लेकर पोषण सामग्री वितरित की। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टाहार के साथ साथ नियमित रूप से दवा खाने के लिए क्षय रोगियों को प्रेरित करने की जिम्मेदारी ली है। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रेणु शर्मा ने बताया कि महिला चिकित्सालय अस्पताल में टीबी उन्मूलन के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिला चिकित्सालय की ओर से 50 टीबी मरीजों को गोद दिया गया। उनका कहना है कि क्षय रोगियों को प्रति माह खाने की पौष्टिक वस्तुएं देने का संकल्प लिया गया है। इसी क्रम में चिकित्सालय के सभी कर्मचारियों ने सहयोग किया। ठीक है। आज हमारे टीबी उन्मूलन के संबंध में प्रोग्राम था जो राष्ट्रपति महोदया जी ने शुरू किया हुआ है। हम लोगों ने टीबी के मरीजों को गोद लिया। मेरा चिकित्सालय मोहनलाल गौतम महिला चिकित्सालय है, यहाँ से 50 मरीजों को गोद दिया गया है। इन्हें प्रति माह खाने की पौष्टिक वस्तुएं देने का संकल्प लिया गया। इस क्रम में मेरे सभी सहयोगियों ने, अस्पताल के सभी कर्मचारियों ने सहयोग किया है। इसमें मैम आगे जैसे मरीजों को जो गोद लिया जा रहा है, उस पर आगे जाके क्या मतलब क्या रहेगा इसमें विभाग का पूरा सपोर्ट? जी, हम लोग के फ़ोन नंबर है संस्था के पास, जी, वो कॉन्टैक्ट करेंगे और हर महीने हम इन्हें ऐसे ही आहार प्रोवाइड करवाएंगे। सिद्दीकी, आज यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ है वो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत ये प्रोग्राम किया गया, जिसमें जो टीबी ग्रस्त मरीज़ हैं
उनको पोषक तत्व पोषक सामग्री दी गई, जो कि जो है सरकार द्वारा गाइडलाइन की गई है। उसी के अंतर्गत यहाँ पर जो गौतम लाल फीमेल हॉस्पिटल है, उसमें जो CMS मैडम है, उनके संरक्षण में यहाँ पर जो भी कर्मचारी हैं उन्होंने TB पेशेंट को गोद लिया और उनको जो सामग्री थी, जो भी जो सरकार द्वारा जो सामग्री बनाई गई है कि इनको जो क्या पोषक तत्व दिए जाएं या जो प्रोटीन डाइट जो उन्हें दी जाए, वो ये उनकी एक्स्ट्रा डाइट के तौर पर उन्हें दी जा रही है, जिससे कि मरीज़ जो है जल्दी स्वस्थ हो और TB मुक्त जो है इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए। और ये जो प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान है, ये 2025 तक प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2025 तक इसे जो है एलिमिनेट किया जाएगा। उसी के अंतर्गत ये जो प्रोग्राम चलाया गया है, गोद लेने का प्रोग्राम, जो भी संस्था है, प्राइवेट संस्था है या सरकारी संस्था है, जो लोग ये सेवा देना चाह रहे हैं या देना चाहते हैं, वो भी जो है आगे आकर इस प्रोग्राम में अपना जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं और TB मरीजों को जो है गोद लेकर इस अभियान को जो है और आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि जो है 2025 तक हम TB को जो है ख़त्म कर सकें। मैं डॉक्टर अनुपम भास्कर, DTO लीवर। जैसा कि विदित है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि प्रत्येक मरीज जो TB से ग्रसित है उसको गोद लिया जाए, उसकी देखभाल की जाए और उसको पोषण आगे वितरण किया जाए। इस अभियान के तहत जो है मैंने और CMO साहब ने और मैडम से संपर्क करके हम लोगों ने भी डिसाइड किया है कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ जो कार्यरत हैं, वो भी कम से कम एक या अधिक से अधिक जितनी उनकी वो है उस हिसाब से एक मरीज़ को गोद लें और उसका जो है जो पोषण दिया जाता है पर मंथ का जो सरकार द्वारा निर्धारित है, उसको हर महीने उस मरीज को दिया जाए। साथ ही साथ उसकी देखभाल भी ये निगरानी रखी जाए कि वो समय से दवा ले रहा है या नहीं ले रहा है। इसके तहत हम उसके जो है क्षय रोग से समय से उसका जो है उन्मूलन हो सके और जो हमारा सपना है 2025 का NTB का, वो हम पूरा कर सकें। इसी के तहत हमने मुहिम छेड़ी है। आज हमारे यहाँ मोहनलाल गौतम ने मैडम सम्मान ने जो यहाँ पर कार्यक्रम किया था, 50 मरीजों को अपने दवा की सभी डॉक्टर्स और कर्मचारियों द्वारा वितरण करवाया है। आगे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हर महीने इस तरह से करते हुए और रखें। आगे जो है भविष्य में हम सभी जो है जैसे क्या नाम मनहास सिंह हॉस्पिटल है या दीनदयाल है और दूसरा जो है जितने भी सभी CSC वगैरह हैं, वहाँ पर भी हम मुहिम छेड़ेंगे, इससे कि प्रत्येक मरीज को हम गोद ले सकें, तो 100% हमारा वादा पूरा हो और हम जल्दी से खत्म कर सकें। ठीक है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार गरीबों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। वहीं कॉलेज व विद्यालयों में शिक्षा माफिया गरीब छात्रों से निर्धारित फीस से अधिक फीस वसूल कर रहे हैं, जहां छात्रों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष धर्मवीर लोधी ने कॉलेज के प्रधानाचार्य से बात की, जहां समाधान न होने पर धर्मवीर लोधी ने छात्रों को साथ लेकर DIOS कार्यालय का घेराव करते हुए कॉलेज प्रशासन पर छात्रों से फीस के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की है, जहां DIOS ने जांच कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। छेरत में एक जनता इंटर कॉलेज है, वहाँ कुछ छात्रों ने आकर शिकायत की कि हमसे कुछ 500 रुपये के रूप में अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है। तो इस माध्यम को लेकर हमने वहाँ के प्रिंसिपल और प्रॉक्टर और मैनेजमेंट से फ़ोन पर बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ है तो एक बार आप स्कूल आ जाइएगा, तो वहाँ बैठकर बातचीत कर ली जाएगी। तो मैं और मेरे युवा मोर्चा की टीम वहाँ पर गए, तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि प्रत्येक बच्चे से 500 रुपये फीस अतिरिक्त ली जा रही है। तो हमने पूछा ये क्यों ली जा रही है, तो उन्होंने हमें कोई भी संतोषपूर्वक जवाब नहीं दिया। तो हमारे कहने पर उन्होंने एक 3 सदस्यीय टीम गठित की, जो ये जांच करके बताएगी कि ये शुल्क क्यों लिया जा रहा है। इसकी सारे हमारे पास में कॉपी भी है और जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसमें प्रिंसिपल साहब स्वयं कह रहे हैं कि हाँ फीस ज़्यादा ले ली गई है और हम उसे वापस करेंगे। उन्हीं की शिकायत करने के लिए हम DIOS ऑफिस में आए हैं और यहाँ पर हमने इनको एक कंप्लेंट दी है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। नहीं, 2 दिन का आश्वासन दिया है कि 2 दिन में जांच करके पूरी कार्रवाई की जाएगी और जब तक जांच चलेगी, जब तक उस प्रिंसिपल को
वहाँ स्कूल में प्रवेश नहीं करने देने के लिए भी एक लेटर हटा दिया है। और एक्चुअली है क्या चीज़ कि ये किस मानसिकता का प्रिंसिपल है ये हमें बिल्कुल पता नहीं, लेकिन इसकी एक रणनीति सोची समझी ये है कि उस कॉलेज के अंदर लगभग 60 से 70 गाँव के बच्चे पढ़ने आते हैं। योगी सरकार की ये प्रथम प्राथमिकता है कि प्रत्येक बच्चे को कम से कम शुल्क लेकर अच्छी शिक्षा दी जाए, लेकिन इनकी ये रणनीति है कि बच्चों से 500 रुपये अतिरिक्त शुल्क लेकर एक ये मैसेज दिया जाए कि सरकार ने फीस बढ़ा दी। तो इनका ये मैसेज गया पूरे 60 से 70 गांवों में कि योगी सरकार ने फीस बढ़ा दी है और वहां पर इनको बदनाम किया जाए। कितने का घोटाला हुआ, कितने स्टूडेंट है? 500 रुपये के हिसाब से लगभग 3000 छात्र हैं। अगर 6 महीने की बात की जाए तो 10-15 लाख रुपए, 1 साल की बात की जाए तो 30 लाख रुपए, और लगभग ये तब से रह रहे हैं प्रिंसिपल, तो करोड़ों का घोटाला है। और इसी के कंप्लेंट के तहत ये पिछले 2 या 3 बार तो सस्पेंड हो चुके हैं। तो इनको सस्पेंड होने का तो कोई डर है नहीं, क्योंकि वो आदत में आ गया है। इसीलिए इन्होंने सोचा कि क्षेत्र के लोग तो बेवकूफ़ हैं और जैसे चला वैसे चलाते रहेंगे, लेकिन इनकी मंशा को अब पूरा नहीं करने देंगे। चाहे हमें ईंट से ईंट बजानी पड़े, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम क्षेत्र के छात्रों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे। क्या गिरफ्तार किया गया, किस तरह का मामला है? ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी अपने युवा मोर्चा के अन्य सभी पदाधिकारी और सदस्यों के साथ जनता इंटर कॉलेज छेरत में अवैध वसूली की शिकायत लेकर के आए हैं। बता रहे हैं कि वहाँ फीस बच्चों से अधिक वसूल की जा रही है। इन्होंने विद्यालय में प्रबंध समिति और प्रबंधक से, प्रधानाचार्य से संपर्क किया, वो इनकी समस्या का निदान नहीं कर पाए हैं। तो उस अवैध वसूली के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई कराने की मांग की है। मैंने उसमें एक जांच समिति गठित कर दी है। 2 राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्यों को जांच समिति में रखते हुए उसकी जांच कराने के निर्देश प्रदान कर दिए हैं। उस पर भी जिला अध्यक्ष जी और उनके साथियों के द्वारा असहमति व्यक्त की गई। उनका कहना था कि प्रधानाचार्य को सस्पेंड करा दिया जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। क्योंकि सस्पेंड करना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो जिलाध्यक्ष जी की मांग पर जब तक जांच हो तब तक वो प्रधानाचार्य उस विद्यालय में छात्रों के बीच में न रहें, ऐसी इनकी मांग है। उस मांग को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय के प्रबंधक को निर्देश दे दिए गए हैं कि जांच के दौरान प्रधानाचार्य को विद्यालय में प्रवेश न करने दें, ताकि निष्पक्ष जाँच हो सके। क्या भ्रष्टाचार क्या बताया उन्होंने, किस तरह का? बता रहे हैं कि छात्रों से 500 रुपये अधिक फीस वसूल की जा रही है। तो यदि ऐसा पाया जाता है तो दोषी के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अच्छा, भाजपाइयों ने वीडियो आपको उपलब्ध कराया है जिसमें वो पैसे की बात प्रिंसिपल का बोल रहे हैं, तो जांच किस बात की और कैसी जांच है और कब तक चलती है? वो जांच कराई है, जो बिंदु जांच में निकल करके आएंगे। निर्धारित करी है जांच की? हाँ, जांच में 2 दिन का समय दिया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।